क्या किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी हक दिया जा सकता है? क्या ये संभव है? किसानों ने सरकार के सामने जो 6 मांगे रखी हैं उसमें एक प्रोमिनेंट डिमांड ये भी है। लेकिन कई जानकार कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार क्या किसी भी सरकार के लिए एमएसपी का लीगल राइट देना संभव नहीं है। एक किसान नेता का मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था और उनका ये तर्क है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार दिवालिया हो सकती है। तो अगर ये मांग जायज नहीं है तो किसान संगठन इस पर क्यों अड़े हैं? उनके क्या तर्क है? ये समझने के लिए हमने कविता कुरगंटी जी से बात की। कविता जी अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर, आशा नाम का एक संगठन है, उससे जुड़ी हैं। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं और जब सरकार से किसानों की बातचीत चल रही थी तब भी उस कमेटी में वो शामिल थी। तो उनका जो है तर्क क्या है, मतलब किसानों की तरफ से उनका क्या तर्क है, ये हम समझते हैं। कविता जी, आपका बहुत स्वागत है। बात यहीं से शुरू करते हैं कि किसानों को ये एमएसपी का लीगल राइट क्यों देना चाहिए। बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि अगर ये संभव नहीं है तो क्यों देना चाहिए, क्या इसके मायने हैं, पहले आप वो समझाइए। देखिए, जो खेती किसानी का जो एंटरप्राइज होता है वो बहुत रिस्की होता है। और अगर हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें कि जो खाने वाले लोग होते हैं, कंज्यूमर्स, उनका आमदनी बढ़ता जाएगा किसी एक देश में। मान लीजिए प्रगति या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, मगर उनका खाने का डिमांड जो होता है वो इनइलास्टिक होता है। और इनकम बढ़ रहा है इसका मतलब नहीं है कि और ज्यादा खाने लगेंगे। जितना खा सकते हैं और जितना हद तक हाई वैल्यू प्रोड्यूस को भी खरीद के खा सकते हैं, एक सीमा होती है। इसका मतलब ये है कि जो किसान एक वर्ग होता है हमारे समाज में, उनके आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ और तरीका नहीं होगा और बाकी लोगों का तरक्की होता जाएगा और इसमें समाज में असमानता बढ़ेगा। तो जो इनकम इन इलास्टिसिटी ऑफ फूड जो हर इकोनॉमिस्ट समझते हैं, उसके वजह से देश में जो इंटरसेक्टरल डिस्पैरिटी बढ़ जाता है, उसको कहीं ठीक करने के लिए आपको फूड प्राइसेस को भी कुछ प्रॉप अप करके रखना पड़ेगा। बल्कि हमारे देश में उल्टा हुआ था। हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही शुरू होते हुए इस देश में नीतिगत निर्णय ये लिया गया था कि अगर देश का तरक्की होना है और बाकी सेक्टर्स में लोगों को हमें पहुंचाना है, खेती और गांवों से निकाल के मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और शहरों में उनको भेजना है, तब खाद्य का जो प्राइस होता है उसको कम रखना पड़ेगा ताकि चीप लेबर फोर्स मिले और उस चीप लेबर फोर्स से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। ये सोचते हुए नीतिगत रूप में इंडिया में फूड प्राइसेस को डिफ्लेट किया गया है। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद सभी दशकों में they are always lower than the global prices of food। इसका मतलब है आपने किसानों से देश के बाकी जो हमारे अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स होते हैं क्रॉस सब्सिडाइज करवाया। किसानों ने अपना मेहनत लगा के बाकी सेक्टर्स को क्रॉस सब्सिडाइज किया है। और खेती में रिस्क ऐसा होता है कि किसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जमीन जो आपको मिलता है वो भी उसके ऊपर भी आपको चॉइस नहीं होता है। जो इनहेरिटेंस में विरासत बोलते हैं उसमें मिलता है, उसी पे आपको खेती करना पड़ता है। आपका क्लाइमेट कंडीशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर पूरा मेहनत लगा के कष्ट उठा के जब आप करते हैं, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। खास करके आजकल जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, इंडिया के किसानों को बताया जाता है कि जो बाकी देशों में बहुत सब्सिडाइज होके
जो किसान वहां के जिंदा रहते हैं, या तो डोमेस्टिक सपोर्ट से या एक्सपोर्ट सब्सिडी जो बोलते हैं, उनके साथ साथ हमारे किसानों को compete करने के लिए कहा जाता है। जब वहां से डंपिंग होके इंडिया में माल आता है विदेशों से, तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमको किसानों के लिए प्राइस एश्योर करने का कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। और जब हमारे प्रधानमंत्री और हमारा सरकार ये कहता है कि हम 5 साल में आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी करने का एकमात्र सबसे डायरेक्ट एंड प्रॉक्सिमल रूट जो बोल सकते हैं, जो सबसे नजदीक वाला रूट है, वो प्राइसेस के माध्यम से आमदनी को बढ़ाने का होता है। तो देयर आर मेनी रीजंस, इकोनॉमिक, moral imperatives, livelihood imperatives, political reasons, जिसकी वजह से किसानों को एमएसपी गारंटी करने की जरूरत है। एक अच्छा समाज, समानता वाली समाज अगर हम बनाना चाहते हैं, वो है एक लंबा समाधान। आपका जो छोटा वाला प्रश्न था कि क्यों एमएसपी गारंटी देना चाहिए, और सरकार के आंकड़े ही दिखाते हैं कि इस देश के सबसे ज्यादा किसान परिवार जो है वो कर्जे में डूबा हुआ एक आर्थिक व्यवस्था से गुजरते हुए कैसे भी अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। उनका जो प्रति महीने का जो आमदनी होता है और प्रति माह का जो बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पे खर्च जो होता है उससे कम है, ये सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं। तो उनका आमदनी बढ़ाने का तरीका में एक बहुत खास तरीका है प्राइसेस को अच्छा सा रखना और स्टेबल रखना, और इसलिए प्राइस गारंटी की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि अभी एमएसपी पर सारी खरीद सरकार करती है, और जो आपकी मांग को क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि ये लगभग नामुमकिन सी बात है कि सरकार सारे किसानों का 100% या जो 23 फसलों का एमएसपी दिया जाता है वो सारा अनाज खरीद ले। ये बात नामुमकिन सी लगती है। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर सरकार ये तय कर दे कि जो एमएसपी है उससे कम में कोई खरीदे ही ना, तो उससे मार्केट में डिसरप्शन आ सकता है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो मार्केट में रेट्स तय होती हैं उसमें गड़बड़ी या डिसबैलेंस पैदा हो सकता है। तो फिर किस तरह से एमएसपी का जो अगर लीगल राइट मिल जाता है या सरकार आपकी जो मांग है कि दिया जाना चाहिए, तो फिर किस तरह से ये लागू होना चाहिए? तो कई बार जब हम लोगों का तर्क सुनते हैं एमएसपी लीगल गारंटी के खिलाफ, उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स सुनने को मिलते हैं और लगता है वो किसान जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक से नहीं सुन रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। पहली बात, आज का प्रोक्योरमेंट रेजीम में जो कमियां है उसको आप एमएसपी रेजीम से इक्वेट मत कीजिए, ये दोनों अलग अलग बात है। प्रोक्योरमेंट रेजीम में बहुत सारे कमियां हैं, जैसे सिर्फ गेहूं और चावल का ज्यादा होता है, कुछ कपास का और शुगर केन का होता है, मगर प्रोक्योरमेंट रेजीम अलग होता है और एमएसपी रेजीम जो हम चाहते हैं वो अलग होता है। वैसे तो एमएसपी रेजीम नाम का चीज है ही नहीं, एमएसपी की व्यवस्था नहीं है। एमएसपी घोषित होते हैं मगर एमएसपी को एक्चुअली हर किसान तक पहुंचने का एक व्यवस्था आज के दिन नहीं है, और उसी का कानूनी गारंटी किसान मांग रहे हैं। तो आप प्रोक्योरमेंट रेजीम के खामियां जो है वो गिनते हुए हमको ये मत बताइए कि एमएसपी रेजीम में बहुत सारे खामियां हैं। नहीं, वो प्रोक्योरमेंट रेजीम के खामियां हैं, एमएसपी रेजीम के नहीं है। वो पहली बात। दूसरी बात, जब किसान बोलते हैं कि हमको एमएसपी गारंटी चाहिए, वो भी नहीं कह रहे हैं कि हर कोई चीज आखिरी किसान से सरकार को खरीदना चाहिए। अगर वही करना है तो बाजार में बाकी व्यापारी भी चले जा सकते हैं और सब दुकानें बंद हो सकती है। और सब जानते हैं, किसान भी जानते हैं कि वो कोई अर्थव्यवस्था होता ही नहीं है, वो
उस बात की मांग नहीं कर रहे हैं कि हर कोई चीज सरकार ही खरीदे। वो ऐसी एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां कानून बनने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बने कि अगर किसी किसान को अपना एमएसपी नहीं मिला, अलग अलग व्यवस्था खड़ा करने के बाद, अलग अलग प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस करने के बाद अगर किसी किसान को नहीं मिला, तब सरकार की जिम्मेदारी जो नहीं मिला है, जितना नहीं मिला है एमएसपी और उनको जो दाम मिला है, उसका अंतर जो है सरकार को ही उस किसान को देना पड़ेगा। इसका मतलब है एमएसपी गारंटी कानून की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है पहले आपको बिल्कुल अलग अलग चीजें करना पड़ेगा, और अगर उन सब में भी फेल्योर हो गया और फिर भी एमएसपी नहीं मिला, तब वो अंतर प्राइस जो होता है उसको किसान को, सरकार को देना पड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना जैसे स्कीम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पहले समझाऊं क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर एक उदाहरण देके बता सकती हूँ कि इस देश में न्यूनतम वेतन का एक कानून है, मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब ये नहीं है कि सरकार बैठ के हर मजदूर को मिनिमम वेजेस दे रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो एक कानून है जिस व्यवस्था में सरकार ने ये तय किया है कि वो मिनिमम वेज कैसे फिक्स होगा। उसमें बहुत सारे प्रश्नार्थ है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आज के दिन का एमएसपी जो घोषित होता है उसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन मार्क्स है। मगर जब मिनिमम वेज अनाउंस होता है उसके बाद मार्केट में जो भी प्लेयर है उन सबको वो वेज देने की एक जवाबदारी बनती है, कानूनन जवाबदारी बनती है। अगर वो नहीं देते हैं उसके उल्लंघन के लिए कुछ ऑफेंसेस होते हैं, पेनल्टीज होते हैं। और सरकार ने क्या किया, मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ साथ जब एनआरईजीएस चलाया, जब सरकार खुद मिनिमम वेजेस देने के लिए मार्केट में एक प्लेयर बनके अपना काम खड़ा किया एनआरईजीएस के तहत, तब वेजेस बढ़ने लगे हैं। हम ऐसे ही चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के एक व्यवस्था में पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे अनाउंस करेंगे वो फॉर्मूला ठीक हो, और उसके बाद उसका अनाउंसमेंट हो, और अनाउंसमेंट के बाद अलग अलग प्रक्रियाएं हो। एक, सरकार की खरीदारी जरूर है अपने फूड स्कीम्स के लिए। दूसरा है सरकार से ही मार्केट इंटरवेंशन और अच्छे ढंग से करने का। जब भी दाम घटने लगते हैं तब सरकार बाकी व्यापारियों की तरह मार्केट में उतरे, कुछ जल्दी खरीदे, इतने दिनों तक चलाए जितने दिन में बाकी व्यापारियों को फिर से व्यापार में उतर के दाम बढ़ाना पड़े, फिर सरकार विड्रॉ करे। मार्केट इंटरवेंशन और अच्छा हो सकता है। पीडीएस के लिए खरीदारी के अलावा मार्केट इंटरवेंशन, वेयर हाउस रिसीट स्कीम बोल के जो चलता है उसका व्यवस्था ये हो सकता है जिसमें हर कोई किसान क्योंकि हार्वेस्ट के बाद जब तुरंत बाजार चले जाते हैं तब दाम बहुत घट जाते हैं, सभी का सप्लाई बढ़ जाता है और प्राइसेस घटते हैं। तो किसानों को अपना माल अच्छे दाम तक रिटेंशन पावर उनका बढ़ाने के लिए गोदाम में रखने का इंतजाम हो, और जब वो रखते हैं उनको उसके खिलाफ कुछ एडवांस मिल जाए। मगर गोदाम में रखने के बाद अगर एक तय समय सीमा में मार्केट में दाम नहीं बढ़ता है, एमएसपी तक नहीं पहुंचता है, मान लीजिए 3 महीने रखा आपने, 6 महीने रखा किसान बनके, तब उसको खरीदने की जिम्मेदारी तब सरकार के ऊपर हो। राइट ऑफ फॉरफीचर बोलते हैं, किसान का राइट टू फॉरफीट जो गोदाम में रखा है सरकार को दे सके एमएसपी पे, और जो इंटरेस्ट तब तक लगता था उसके साथ उनको मिल जाए किसान को। तो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। एफपीओस की बात हो रही है, अगर एफपीओस एमएसपी पे खरीदते हैं
ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर सरकार एफपीओस के ऊपर करे। ये सब अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बनता है तब जो भावांतर होता है सरकार किसान को दे दे। तो basket of measures followed by a promise that the government's obligation to fulfilling MSP as an entitlement, that is when the price deficit will have to be paid by the government. और इसमें एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, देश भर में अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस का ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा। कहीं पे प्रोक्योरमेंट होगा, कहीं पे भावांतर का नया रूप में ज्यादा एम्फेसिस होगा, कहीं पे एफपीओस का ज्यादा होगा, और कहीं पे मार्केट इंटरवेंशन का ज्यादा हो सकता है। तो ये है कुल मिला के बात। कई राज्य सरकारें भावांतर योजना चला रही हैं। इसमें सरकार की एक तय कीमत से अगर किसान कम दाम में अपनी उपज बेचते हैं तो जो घाटे की भरपाई होती है वो सरकार करती है। आपको मालूम भी होगा, जैसे हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना है या मध्य प्रदेश में है भावांतर भुगतान योजना। तो क्या आपकी जो मांग है जो लीगल राइट की, क्या वो इसी तरह की है? क्या भावांतर योजना जैसा ही कुछ चलाया जाना चाहिए और उसका कानूनी हक फिर किसानों को मिलना चाहिए? तो मध्य प्रदेश में जो भावांतर भुगतान योजना स्कीम बना था, प्रिंसिपल वाइज सिद्धांततः वो एक अच्छा प्रिंसिपल है कि हम किसान को गारंटी करें, मगर वो स्कीम का गाइडलाइंस जिस ढंग से बने हैं और स्कीम का डिजाइन जिस तरह से बना है, उन्होंने एमएसपी गारंटी नहीं किया, उन्होंने मॉडल प्राइस गारंटी किया। बिटवीन मॉडल प्राइस और व्यापारी आपको जो देते हैं वो अंतर आपको भुगतान करने का एक स्कीम बन गया था। और किसानों पे काफी रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे उस स्कीम में कि आप जिस मंडी में जिस कमोडिटी के लिए रजिस्टर करते हैं आपको वही बेचना पड़ेगा, कहीं और नहीं बेच सकते हैं, और इसी समय सीमा में बेचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बेच सकते हैं। और जो लोकल व्यापारी है बहुत सारा उन्होंने कोल्यूड करके किसानों को बताने लगे हैं कि आप हमसे इतना ही लो, वैसे भी सरकार तुमको दे देगा बाद में, हम इतना ही भाव में आपका खरीदेंगे। तो बहुत कुछ उस स्कीम का डिजाइन में गलत गया था, और हम इसीलिए कहते हैं कि हमको मध्य प्रदेश का भावांतर भुगतान योजना नहीं चाहिए। जब हम प्राइस डेफिसिट का एक स्कीम इमेजिन करते हैं, उसका जो कॉन्टूर होगा वो बहुत अलग सा बनना पड़ेगा, और एमएसपी का गारंटी होना पड़ेगा, ना कि मॉडल प्राइस का गारंटी। हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक यू कविता जी, आपका बहुत शुक्रिया।